नमस्कार, जन्मू कैंडी लाइव से मैं सरोज सिन्हा। आइए बात करते हैं समाजशास्त्री एवं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर आनंद कुमार जी से, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहते हुए प्रोफेसर आनंद कुमार ने राजनीति का भी रुख किया था और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। जल्द ही राजनीति से उनका मोह भंग हो गया और वे फिर से सामाजिक कार्यों में सक्रिय हो गए। प्रोफेसर आनंद कुमार मूल रूप से वाराणसी के ही रहने वाले हैं और उनकी शुरुआती शिक्षा हो या सामाजिक सक्रियता वाराणसी से शुरू हुई थी। आइए आनंद कुमार जी से हम जानते हैं कि 2024 के चुनाव को वे कैसे देखते हैं। ये चुनाव हमारी इस क्षमता का इम्तहान है कि हम विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण को कैसे समझते देखते हैं और हमारा अपना विवेक और दलों का सोच उसमें कितना साम्य है, कितना अंतर है। अब कहा जा रहा है कि ये चुनाव आखिरी चुनाव होगा। मुझे आम लोगों के बीच में जाने पर ऐसा भय नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर ये चुनाव ऐसा साबित हुआ जो मौजूदा सरकार को 5 साल की अवधि और देगा तो लापरवाही बढ़ जाएगी, मनमानी बढ़ जाएगी, नीतियों में सुधार नहीं होगा। मुझे ये चिंता सही लगती है। तो सच और प्रचार के बीच अंतर की क्षमता ये इस बार के चुनाव में भारतीय मतदाता के सामने एक कसौटी होगी। आपकी नज़र में यदि विपक्ष को जीत नहीं मिली तो क्या विपक्ष फिर से बिखर जाएगा? देखिए, जीत का तो अपना एक आकर्षण होगा ही, क्योंकि सत्ता आएगी। सत्ता का अपना एक सीमेंट जैसा रोल होता है, लेकिन बहुत बिखराव नहीं होगा, क्योंकि जो दल आए हैं इंडिया गठबंधन में वो दीर्घकालीन चुनौतियों को लेके आए हैं, जैसे लोकतंत्र का संवर्धन। ये एक रात की बात नहीं है। इसी तरह से संविधान को बचाना, ये भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कई तरीक़ों से करना पड़ेगा। तो जब जब संविधान कसौटी पर आएगा, लोकतंत्र कसौटी पर आएगा, मौजूदा गठबंधन के दलों की निकटता बनी रहनी चाहिए। जो छोड़ेगा उस पर लोग आरोप लगाएंगे कि ये डर गए या बिक गए। क्या वजह रही कि 400 पार का नारा दे रहे प्रधानमंत्री मुजरे पर चले आए? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो इस चुनाव में प्रचार का अंदाज अपनाया है, उसमें लोगों को 2 नरेंद्र मोदी नज़र आ रहे हैं। एक जो विश्व व्यवस्था, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रहित और आम लोगों के प्रश्नों की चर्चा करने की क्षमता रखते हैं। दूसरे जो नुक्कड़ के प्रचारक की शैली में ऐसे शब्दों, ऐसे मुहावरों और ऐसे प्रश्नों को उठाता है जो तथ्यों से परे हैं। अब जैसे कहा कि आपके पास अगर 2 भैंस है तो एक भैंस वो छीन लेंगे, आपका मंगलसूत्र ले लेंगे, और जो आपने जिक्र किया कि मुसलमानों के वोट के लिए मुजरा तक कर सकते हैं। ये तर्क, तथ्य और तत्वमीमांसा तीनों ही कसौटियों पर बहुत हल्की बात है और मैं समझता हूँ कि ये उनकी घबराहट का प्रतीक है। ये कहा जाता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी के भाषणों को आप उनके अन्य मुख्य प्रचारकों से जोड़ के देखें, जैसे अमित शाह का भाषण या कुछ और दलीय नेताओं का भाषण, जेपी नड्डा जी का भाषण, तब तो आपको और हताशा होगी कि हमारे राष्ट्र के नायकों का सोच इतना हल्का क्यों हो रहा है। सत्ता की बेचैनी में वो संस्कारों को क्यों छोड़ रहे हैं। तो मुझे, जैसा आपने जिक्र किया, श्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा अवास्तविक लगा और अब मुजरे वाली बात तो बहुत ही फूहड़ लगी। अब कई लोग इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने की प्रवृत्ति रखते हैं कि हम जब आत्मविश्वास हमारा रहता है तो सोच समझ के संयत भाषा रखते हैं, तर्क संगत रखते हैं, तथ्य संगत रखते हैं, लेकिन जब हम खुद घबराते हैं या सामने वाले को डराना चाहते हैं तो हम अनाप शनाप बातें करने लगते हैं। तो लगता है कि वो घबराहट से अपना समर्थन बचाए रखना चाहते हैं। ये इनकी पुरानी रणनीति भी रही है कि मुसलमानों का बहुमत हो जाएगा, आतंकवादी आपको जीने नहीं देंगे, आपका
आरक्षण लेकर के धर्म के आधार पर दूसरी जमातों को दी जाए, ये सब कपोल कल्पित है, चुनाव प्रचार में चलता है। लेकिन जो राष्ट्रीय भूमिका निभा रहे हैं उनके लिए तो सच से 1 इंच भी दाएं बाएं जाना अक्षम्य अपराध माना जाता है। यदि मोदी जी चुनाव हार गए तो क्या भाजपा मजबूती से खड़ी रह पाएगी? देखिए, भाजपा का इधर पिछले 10 सालों में काफ़ी तेज़ी से मोदीकरण हुआ, यानी सत्ता के इर्द गिर्द अपनी हैसियत को बनाना। जैसे उनके संगठन का जो मुख्यालय बना हर ज़िले में, उसमें मोदी जी का सरकार में रहना काम आया, नहीं तो इतना पैसा कहाँ से रातों रात इकट्ठा होता। वैसे ही कार्यकर्ताओं के बारे में मशहूर हो गया कि कहाँ आरएसएस के लोग पैदल चलते थे, साइकिल पर चलते दिखाई पड़ते थे, अब वो बोलेरो और डिज़ायर के नीचे कहीं मिलते नहीं हैं। तो ये जो उनका आर्थिक संसाधन की दृष्टि से बेहतरी का अनुभव हुआ है, मोदी जी के सरकार में न रहने पर वो साधन तो मिलेंगे नहीं, वो तो जो सरकार चलाता है उसको मिलेंगे। फिर सत्ता के कारण जो लोग आए थे वो उनका वापस जाना शुरू हो जाएगा। सत्ता जहाँ रहेगी, जैसे गुड़ और मक्खी का संबंध है, तो जो मक्खियाँ सत्ता के कारण आई थी इनके इर्द गिर्द वो चली जाएंगी, फिर पुराने और नए का झगड़ा शुरू होगा। तो ज़रूर भारतीय जनता पार्टी में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक गुणात्मक अंतर आएगा। वर्तमान में देश में सबसे बड़ी समस्या आप क्या देखते हैं? हमारे लिए एक नागरिक के नाते मौजूदा पार्टियां किन के नेतृत्व में हैं, क्या सोचती हैं, क्या करती हैं, उन सब से ज़्यादा राष्ट्रीय दृष्टि से 4 बड़े सवाल हैं। और ये सवाल राष्ट्रीय समाधान मांगते हैं, दलीय समाधान से नहीं हो सकते। पहला सवाल है महंगाई का। महंगाई अनजाने में साधारण आमदनी के लोगों को बहुत घबराहट पैदा करती है और जीवन स्तर नीचे जाता है। तो महंगाई के बारे में दाम नीति चाहिए। अनाप शनाप मुनाफाखोरी का जो माहौल बना हुआ है पिछले 20 साल से, बल्कि कहीं 1991-92 से मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव की आर्थिक नीतियों के बाद से सिलसिला शुरू हुआ और अब स्थानीय जीवन को प्रभावित करने लगा है और इस पर कोई लगाम नहीं है। कभी टमाटर का दाम ऊपर चल जाता है, कभी प्याज का, कभी दूध का, कभी दाल का, और इसमें पता नहीं चलता कि हम किससे विरोध करें, ये क्यों हो रहा है। तो महंगाई नंबर 1, दाम नीति। दूसरा सवाल है कमाई का। कोरोना के बाद से छोटी आमदनी के रोजगारों का कोई भविष्य नहीं रह गया है, बहुत परेशानी है। लोग शहरों से गांव की तरफ गए, अब गांव से शहरों की तरफ फिर आ रहे हैं। कहाँ जाएं, कहाँ रोज़गार मिले, और सरकार का रोज़गार पर कोई ध्यान नहीं है। सरकार खुद ऐसे लोगों की जो मानते थे कि इतनी बेरोज़गारी है कि कम से कम 2 करोड़ रोज़गार हर साल पैदा करेंगे तब जाके मामला सुलझेगा, तो 20 करोड़ रोज़गार पैदा करना था। हमारी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद 40-45 लाख लोगों को रोज़गार हर साल मिल पाता है। तो हर साल 1.5 करोड़ का एक तरह से बकाया रहता है, तो 10 साल में ये 15 करोड़ हो गया। 15 करोड़ बेरोजगार लोगों की सेना और रोजगार के लिए कोई रणनीति नहीं। तो सवाल कमाई का। तीसरा सवाल है दवाई का। कोरोना के बाद से हमारे अस्पताल पैसा कमाने के खुलेआम अड्डे बन गए हैं। हमारे डॉक्टरों ने सात्विक की जगह तामसिक आचरण अपनाना अपना सहज धर्म मान लिया है। अगर आपके यहाँ कोई बीमार हो गया तो अस्पताल और डॉक्टर के बीच में जो होगा वही आपको करना पड़ेगा। अब ये कहते हैं कि आयुष्मान योजना है, 5 लाख का खर्चा हम देंगे। किसी बीमार के परिवार वालों से मिल के पूछिए कि आपको मिला कि नहीं मिला, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लोग कर्ज में डूब करके उधार ले करके इलाज कराने को विवश हो जाते हैं। तो दवाई यानी स्वास्थ्य नीति, और उसका समाधान इनको पकड़ना उनको छोड़ना नहीं है। उसका समाधान यह है कि सरकार के बजट का कम से कम 4% स्वास्थ्य के मामले में लगाया जाए। केरल में ऐसा किया गया, गोवा में किया गया, तो वो समस्या नहीं है। तो सरकारी अस्पतालों को ठीक करना, डॉक्टरों की समस्याओं का समाधान, नर्सों की समस्याओं का समाधान, दवा की नीति, तो दवाई का सवाल। आखिरी सवाल है पढ़ाई का।
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सारे देश में इस बात पर सहमति हो चुकी है कि आपकी संतान का भविष्य उसकी शिक्षा से ही तय होगा। गरीब से गरीब आदमी औरत अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन क्या पढ़ाएं और कहाँ पढ़ाएं? शिक्षित बेरोजगारी ने एक मोह भंग का माहौल बना दिया है और रोजगार विहीन शिक्षा, इसका भी अब कोई लाभ नहीं है। तो एक तरफ तो शिक्षा का विस्तार हो रहा है, दूसरी तरफ शिक्षा की सार्थकता घट रही है, तो पढ़ाई का सवाल भी बहुत बड़ा सवाल है। तो जैसा मैंने कहा कि 4 सवाल हैं जिसको मौजूदा सरकार समाधान करने में सफल रही है और किसी भी नई सरकार को समाधान करना पड़ेगा। महंगाई का सवाल, कमाई का सवाल, दवाई का सवाल और पढ़ाई का सवाल।